कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपना बहुत बेहतर दे रहे होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। मैं गुंजन सर आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 3 परिवहन का यूनिट 4, जिसमें यूनिट 3 तक हम लोग देखे थे पिछले हम लोग उसके बाद उसके आगे देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के बारे में जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है और कैसे यह वायुमंडल में मदद करती है, प्राकृतिक का टेम्परेचर बैलेंस करती है और वायुमंडल से और पौधा के बीच में, पेड़ पौधा के बीच क्या कोऑर्डिनेशन है, वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है। आइए इसको हम लोग देखें। राइट, तो हम लोग देखें यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है ना, वो पौधा के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है इसमें कि पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भाग किसको बोलेंगे? ऊपर के भाग को बोलेंगे। जो पौधा का ऊपर का जो भाग हो गया ना, यह वायवीय भाग हो गया। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों, जल कहां से आएगा? तो ये खनिज लवण और जल जड़ से आएगा। और यहां से ये खनिज लवण पूरे पार्ट में, ये खनिज लवण और जल मिट्टी में मिला है, जहां से वो अवशोषण करेगा। तो क्या कह रहा है इसमें कि पौधे के वायवीय मतलब ऊपर के भाग में जल का रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब स्टोमेटा यानी रंध्र कहां पाया जाएगा? रंध्र पाया जाएगा पत्तियों में। यहाँ जो ये पत्तियां हो गई ना, इसी पत्तियां में रंध्र होता है। रंध्र कौन से भाग को बोलेंगे? इसका साइड लेयर जो हो गया, यही स्टोमेटा हो गया, इसको रंध्र बोलेंगे। तो डिफिनेशन को ध्यान से समझिए कि पौधे के वायवीय भाग में जो वायु के संपर्क में है, वायुमंडल में है, उस भाग को वायवीय भाग बोलेंगे। भाग में जल का, जल यहाँ अवशोषण हो गया जड़ से, रंध्रों स्टोमेटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया या वाष्प के रूप में वायुमंडल में स्प्रेड करेगा। यानी जल से खनिज लवण, जल और खनिज लवण को जड़ से अवशोषण करके पूरे पार्ट में, पूरे भाग में पहुंचाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होगी और पत्तियों के द्वारा ही एक्स्ट्रा वाटर, जो जल अवशोषण के बाद बहुत ज्यादा बच गया, उसको वह बाहर करेगा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। और निष्कासन की क्रिया को क्या बोलेंगे? इसी क्रिया को बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। डिफिनेशन पूरा ध्यान से आप लोग याद कर ले और इसको अच्छा से लिख लें। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी कि स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। आगे बढ़िए। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन अभी आपको मैंने बताया क्या कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां पर होगी? तो यह पत्तियों में होगी। मुख्य रूप से पत्तियों में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, क्योंकि पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और रंध्र होने के कारण ही एक्सेस वाटर को वायुमंडल में यह छोड़ देता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र पाया जाता है। इसको जब जूम करें, बड़ा करें, पत्तियों को देखें, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और फॉर एग्जांपल यही रंध्र क्या करता है? जैसे मकई का पौधा ना, प्रतिदिन एक दिन में मकई का पौधा 3 से 4, जी हाँ देखिए, 3 से 4 लीटर जल वायुमंडल में छोड़ता है। यानी जमीन से कितना वह जल अवशोषण करता है और एक दिन में 3 से 4 लीटर मकई का पौधा जल को वायुमंडल में छोड़ता है। अगला देखिए, सेब का पौधा, सेब का पौधा जो है ना, वह 10 से 20 लीटर, यहाँ पर यह 3 से 4 लीटर छोड़ेगा, 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व इसका है जाने। तो पौधे में जड़ यानी रूट से लेकर टॉप लेवल तक यानी चोटी तक, शीर्ष भाग तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रभावित होती है। यहां से लेकर ये जल की धारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे में प्रभावित होती है। यह खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है। जड़ क्या करेगा? इस तरह से जड़ जो हो गया, खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है। पुनः वाष्पोत्सर्जन क्रिया खनिज लवण का अवशोषण करके, जल का अवशोषण करके परिवहन में सहायक होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। यह परिवहन करता है खनिज लवण एवं जल का। यह तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। वायुमंडल का जो टेम्परेचर है ना, इसी पर डिपेंड करता है कि जितने पौधे के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इससे पौधा का भी टेम्परेचर, वायुमंडल का भी टेम्परेचर दोनों बैलेंस होता है और इस तरह से प्रकृति में संतुलन बना रहता है, जिससे जीव जंतु आसानी से सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। अधिक टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो क्लाइमेट है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधा से जो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो सर्वाइव के लायक होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इसको आप आराम से पॉज करें और इसको राइट डाउन कर लें। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस तरह से आप इसको लिख लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आइए लोग देखते हैं पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। पौधा जो है भोजन में अन्य पदार्थों का परिवहन अपने प्रत्येक शाखाओं में
अपने सभी पत्तियों में, रूट से लेकर के जड़ से लेकर सभी तना में और शाखाओं में किस प्रकार करती है, इसके बारे में जाने। तो यहाँ पे क्या दिया, अगला हेडिंग है कि पौधों में भोजन यानी जो खाना बनाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किस पर निर्भर करेगा, उसकी निर्भरता कैसे होती है और पौधों का विकास कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने की प्रक्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। पौधे के एक भाग से जहां पे वह उत्पाद बन रहा है, हो सकता है कोई पौधा का पार्ट है जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, ज्यादा उसका भोजन नहीं बन रहा हो, या फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसी पार्ट में अधिक हो रहा है, किसी पार्ट में कम हो रहा है। तो इस तरह से जिस भाग में सूर्य की रोशनी अधिक पड़ रही है, जिस पार्ट में अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, वहां से अधिक प्रोडक्ट होगा एनर्जी और भोजन के रूप में, वहां पर ज्यादा उसका भोजन बनेगा। और इस प्रक्रिया से पौधे के एक भाग से जहां पर अधिक बना, वहां से दूसरे भाग तक जहां पर कम बना, वो सब में सर्वाइव करेगा, सब में बैलेंस करेगा। खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को जो बनाएगा वो अपना भोजन, उसके जलीय घोल को, अपने पोटेंशियल को, सारे घोल को वह सभी भागों में आने जाने की प्रक्रिया, मतलब वह सभी में स्प्रेड करेगा, फैलाएगा पूरे पार्ट में, सभी पत्तियों तक, सभी शाखाओं तक वह भेजेगा। और इसी प्रक्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कहीं ज्यादा बनेगा उत्पाद के रूप में भोजन बनेगा, या फिर ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, कहीं पे कम होगी, लेकिन वो बैलेंस करके पूरे पौधा को एक तरह से भोजन पहुंचाएगा। राइट। अब देखिए अधिक सांद्रता वाले भाग जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक हुई, जहां पर ज्यादा भोजन उत्पादन हुआ, उसको बोलेंगे अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरा कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अधिक सांद्रता जहां पर अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, अधिक भोजन निर्माण हुआ, उसको संभरण सिरा, सप्लाई एंड बोलेंगे। देखिए सप्लाई एंड, ज्यादा बन गया वो सप्लाई करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक सांद्रता वाले जगह जो गए जहां पर अधिक भोजन निर्माण हुआ, उसको कहेंगे संभरण सिरा यानी सप्लाई एंड। तथा कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरा कहेंगे। जहां पे सांद्रता कम होगा वैसे भाग को बोलेंगे कंजम्पशन एंड। क्या बोलेंगे इसको, कंजम्पशन एंड, मतलब उपभोग का सिरा। तो सप्लाई एंड से कंजम्पशन एंड तक जाएगा, यानी कि जहां अधिक पैदावार हुआ, अधिक भोजन निर्माण हुआ, वहां से वह क्या करेगा, सप्लाई होगा, और कहां जाएगा, विभिन्न भागों में जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहां ध्यान से समझिए इसको कि अधिक सांद्रता वाला संभरण कहलाएगा सप्लाई एंड, तथा कम सांद्रता वाले संभरण जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, या पर जिस भाग में उपभोग सिरा उसको बोलेंगे यानी कंजम्पशन एंड बोलेंगे, वहां पर जाकर उसको पूरा करेगा। अब आगे समझिए कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, हम लोग इसके बारे में बार बार चर्चा की। खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है जड़ के ऊपर वाले भाग में, तना से लेकर के सभी में, उसमें कहां होगा, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होगा वो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा ही दो दिशीय स्थानांतरण होगा जो सारे भोजन को पूरे पार्ट में भेजेगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं, इस तरह से हम लोग पीछे डायग्राम बनाए थे ना कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इस तरह से यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा, कहां पर होगा, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में। इस तरह से ये क्या हो गया, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यह छिद्र हो गया, और यहाँ से यह फ्लोएम की चालनी नलिका हो गई, फ्लोएम की चालनी नलिका एवं कोशिका द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। और क्या करेगा यह, पौधे में स्थानांतरण की प्रक्रिया एक दिशीय, देखिए यहाँ पर वन वे डायरेक्शन, एक दिशीय, एक ही दिशा में, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल पथ द्वारा जाइलम कार्य करेगा। जमीन के नीचे, ये यहाँ पर समझिए इसको कि ये जड़ हो गया, और यहाँ पे इस जड़ से जो अवशोषण होगा वो एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएगा। इसी को बोलेंगे जाइलम जो होगा पौधे के स्थानांतरण की प्रक्रिया एक दिशीय, नीचे से ऑब्जॉर्व करेगा खनिज लवण एवं जल को, H2O एब्जॉर्ब करेगा, खनिज लवण को यह ऑब्जॉर्ब करेगा और इसको ऊपर भेजेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एक दिशीय खनिज लवण और जल का अवशोषण करके ऊपर पत्तियों में, तना में पहुंचाएगा। यूनिडायरेक्शनल पथ द्वारा जाइलम करता है। पौधे के ऊपर मुखी भाग में, ऊपर के भाग में क्या है, फ्लोएम, नीचे क्या है, जाइलम। तो ऊपर मुखी भाग में एवं पत्तियों में द्विदिशीय, यहाँ पर देखिए बाई डायरेक्शनल पथ फ्लोएम द्वारा गति करता है। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एक दिशीय पथ जो हो गया यूनिडायरेक्शनल, वह जाइलम का काम करता है। वो कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। जड़ में क्या करेगा, तो खनिज लवण का अवशोषण करेगा, और क्या करेगा, तो जल का अवशोषण करेगा। उसको अवशोषण कहाँ पहुंचाएगा, तो वायवीय इरा में पहुंचाएगा, मतलब वायुमंडल में, जहां से उसका तना स्टार्ट होगा जड़ से जमीन के ऊपर के लेयर में, वहां तक जाके उसका काम है छोड़ देना। और ऊपर जैसे ही आएगा तो ऊपर कौन रिसीव करेगा, फ्लोएम वहां पे तैयार है, फ्लोएम उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करके उसको टू डायरेक्शनल भेजेगा। कहां पहले भेजेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भेजेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब हो जाएगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और वो भोजन के रूप में क्या करेगा, सारे पौधा में स्प्रेड करेगा। जहां पे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पर अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया बना होगा, और वैसे प्रक्रिया में
क्या बोलेंगे, अधिक सांद्रता वाले भाग बोलेंगे, जहां पर संभरण सिरा उसे बोलेंगे, यानी कि सप्लाई एंड बन जाएगा वह। और जहां कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी वहां कम सांद्रता होगा, तो उसको बोलेंगे कम सांद्रता वाले भाग, उसको बोलेंगे कंजम्पशन एंड। और इस तरह से यह प्रक्रिया काम करेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि एक दिशीय प्रक्रिया यूनिडायरेक्शनल जो हो गया वह जाइलम रहेगा, और बाय डायरेक्शनल पथ फ्लोएम द्वारा गति करता है। राइट, यहां तक समझने में हमें लगता है कि कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए, इस प्रकार पौधे में परिवहन के लिए, अब देखिए इस प्रकार बड़े पौधे में परिवहन के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि छोटे पौधे में जो परिवहन होता है वह परिवहन की तुलना में छोटे पौधे में परिवहन जो होगा वह बड़े पौधे की तुलना में केवल विषरण की क्रिया के द्वारा होगा। तो छोटा पौधा में कम पार्ट है तो विषरण क्रिया द्वारा वह परिवहन पथ को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन बड़ा पौधा में जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे अलग अलग स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले परिवहन तंत्र हैं। तो क्या हो गया, इस प्रकार पौधे में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। अब जाइलम के काम भी हमको समझ में आ गया और फ्लोएम का भी आ गया। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कर विभिन्न भागों में करता है, यानी फ्लोएम पूरे में बराबर लेयर से स्प्रेड करेगा, बने हुए सारे पार्ट को पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो स्वतंत्र रूप से दो पथ पाया गया, इसको हम लोगों ने जाना, जाइलम का फंक्शन जाना, फ्लोएम का फंक्शन जाना। अब इस तरह से हम लोग का ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। आप नोट्स में या फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम का क्या काम है, एक दिशीय किसे कहेंगे, एक दिशीय पथ किसे कहेंगे, दो दिशीय पथ किसे कहेंगे। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। जितना लोग पढ़े हैं इसके आधार पर इन सारे प्रश्नों को बनाएंगे। और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं जंतुओं में परिवहन। तो आज पौधों के परिवहन का मुख्य जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले यूनिट में देखेंगे जंतुओं में परिवहन। आज इतना ही, इसको आप पॉज करें और इसको सिस्टमेटिक राइट डाउन कर लें। और जी हाँ, इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो रहा है। जो आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट में और राइट आप उसको नोटबुक में लिखें और उसको कमेंट में लिखें, जिससे उसको आपको और बेहतर तरीके से बता दिया जाए। और इस तरह से आपका यह तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, क्लास 10 बायोलॉजी। इसके बाद क्लास 11 का भी आएगा, क्लास 12 का भी आएगा, क्लास 9 का भी आएगा। और सारे चैप्टर का जब डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, विश्लेषण के बाद सभी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पर आप बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।